मेरे सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम है नितेश जैन और आप सबका स्वागत करता हूं मैं अनाज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे अडामा कंपनी की ऑलिंडर दवाई के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ऑलिंडर दवाई के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको इस दवाई की तमाम तरह की उपयोगिता हम बताएंगे, इसके टेक्निकल नाम के बारे में जानकारी देंगे और साथ ही साथ में दोस्तों इसकी डोज यानी कि इसकी मात्रा के बारे में भी बताएंगे कि कितनी मात्रा में आपको ऑलिंडर दवाई लेनी है, कितने लीटर पानी के साथ में इसका घोल बनाना है और कितने एकड़ खेत में आप इसको कर सकते हैं, कौन कौन सी फसल में कर सकते हैं, कौन सी में नहीं करना है, अन्य कोई दवाई मिलानी है या नहीं मिलानी है, कौन से मौसम में करना है, इत्यादि सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे दोस्तों वीडियो के मध्य के हिस्से में। और चित्र के जरिए ये भी बताएंगे कि ये किन किन रोगों पर काम करती है और ये कैसे काम करती है। और वीडियो के अंत में आपको सावधानियों के बारे में भी बताएंगे कि दवाई करते समय ऑलिंडर दवाई करते समय आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो नहीं भूलना है। जानकारी अच्छी लगे तो अपने दूसरे किसान भाइयों के साथ में वीडियो पूरा देखने के बाद में शेयर जरूर करना है। आइए दोस्तों, ऑलिंडर दवाई की उपयोगिता सबसे पहले आपको बता देते हैं। धान, अंगूर, सेब और मिर्च की फसल में आपको ऑलिंडर दवाई का उपयोग करना है। ये क्यों करना है? क्योंकि इसका टेक्निकल नाम है डाइफागोनाजोल 25% ईसी। जी हाँ दोस्तों, डाइफागोनाजोल के बारे में हम अधिकतर किसान भाई लोग जानते हैं। डाइफागोनाजोल एक नए जमाने का फंजीसाइड है, लेकिन अभी हाल ही के समय में बहुत ज्यादा यूज होने वाला फंजीसाइड है। तो क्योंकि ये फंजीसाइड है तो जो हमने फसलें बताई है यहाँ पर, उन फसलों के अलावा भी आप दूसरी तरह की इसी वर्ग की फसलों में ऑलिंडर दवाई का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि ये फंजीसाइड है तो इसका कोई दुष्प्रभाव, इसका कोई नेगेटिव प्रभाव आपको दूसरी फसलों में देखने को नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं ये फायदा ही पहुंचाएगी, लेकिन जो हमने ये फसलें बताई है इन पर तो इसका परिणाम बहुत ही सटीक और बहुत ही ज्यादा अच्छा आएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं डोज की। जी हाँ दोस्तों, 15 ml आपको लेना है 1 एकड़ में सेब में, ठीक है, और 30 ml 1 एकड़ में लेना है दोस्तों आपको अंगूर में, और 50 ml 1 एकड़ में लेना है धान और मिर्च में। तो दोस्तों, आप यहां पर ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये 100 ml क्यों लिख रखा है। अगर आप 15 ml लेते हैं तो आपको एक बार स्प्रे करना है, और अगर आप 15 ml आप लेते हैं तो आपको 2 बार स्प्रे करना है, और 100 ml अगर आप लेते हैं तो आपका एक ही बार में काम हो जाएगा। और ये 15 ml सेब के एक पौधे के लिए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक कुछ हिस्से के लिए। लेकिन अगर आप 100 ml डायरेक्ट डाल देते हैं एक ही स्प्रे टैंक में, जो हमारा 15 से 18 लीटर का स्प्रे टैंक होता है, उसमें और काम आसान हो जाता है। तो आप तो यही ध्यान रखिए कि मुझे 100 ml पर एकड़ दवाई लेनी है, मतलब 10 ml आपको एक टैंक में डालना है दवाई, एक स्प्रे टैंक में जो 15 से 18 लीटर का होता है। और वैसे 1 एकड़ में 10 स्प्रे टैंक लगाने हैं, तो करीब करीब दवाई 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपकी हो जाएगी, चाहे आप मिर्च में करें, अंगूर में करें, धान में करें या किसी भी फसल में करें। अब बात कर लेते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण बातों की। यह दोस्तों, ये पपड़ी, मयान तुषार मतलब जो सर्दियों में पाला पड़ता है, पौधा मरना, फल सड़ांध, एंथ्रेक्नोज, खस्ता फफूंदी की रोकथाम के लिए प्रयोग होता है। ये तमाम तरह की फफूंदों के नाम है दोस्तों, जिस पर अगर आप ऑलिंडर दवाई का स्प्रे करते हैं तो ये उसको न केवल नियंत्रित करता है बल्कि उसको जड़ से खत्म भी कर देता है। ये ट्राइजोल समूह के अंतर्गत आता है। ये निवारक और उपचारात्मक कार्रवाई के साथ एक प्रणालीगत कवकनाशी है। मतलब अगर दवाई का स्प्रे आपने उस समय करा जब रोग नहीं है तो ये रोग को आने नहीं देगा, और दवाई का स्प्रे आपने उस समय किया जब रोग आ चुका है तो ये रोग को वहीं रोक देगा और पौधे को धीरे धीरे पूरी तरीके से स्वस्थ और निरोगी बना देगा।
और अगर आपने बिना रोग के आने के बाद भी आपने इसको दवाई का स्प्रे कर दिया तो भी ये काम करेगा। ये टॉनिक के रूप में काम करेगा, जाइम के रूप में काम करेगा और आपकी फसल की पैदावार को बढ़ाएगा, उसकी क्वालिटी को बढ़ाएगा, जिससे बाजार में जब वो फसल बिकने जाएगी तो पैदावार के साथ साथ उसका दाम भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अच्छी और निरोगी फसल होगी। और इसी वजह से मंडियों में जब उसकी रेट लगेगी तो वो दूसरी फसलों की अपेक्षा ज्यादा आपको मिलेगी। यह एक्रोपेटल और मजबूत ट्रांसलोमीटर ट्रांसलोकेशन के साथ पत्तियों द्वारा अवशोषित किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये सिस्टमिक फंजीसाइड है और आप इस पौधे पे चाहे जड़ पे डालें, चाहे पत्ते पे डालें, चाहे टहनियों पे डालें ये पूरी दवाई को अपने आप खींच लेता है और पत्तियों द्वारा पूरी दवाई पौधे तक पहुंच जाती है, पूरे पौधे में रम जाती है। ये एक नया कवकनाशी है जिसमें व्यापक श्रेणी की गतिविधि है, जो पर्ण आवेदन द्वारा उपज और फसल की गुणवत्ता की रक्षा करता है। जो मैंने बताया आपको, ये टॉनिक का भी काम करता है दोस्तों, जिससे कि पैदावार के साथ साथ क्वालिटी बहुत अच्छी बढ़ती है और इसी वजह से रेट आपको बाजार में बहुत अच्छी मिलती है। दोस्तों, ज्यादा धूप में आपको ये दवाई नहीं करनी है, वरना ये उड़ सकती है, और ज्यादा बारिश अगर है तो अच्छी सी कंपनी का एडजुवेंट चिपको आपको मिलाना है। अब आपको चित्र के जरिए ये बता देता हूं कि कौन कौन से रोगों पर काम करती है। जी हाँ दोस्तों, ये बताए गए सभी चित्र आपको दिख ही रहे होंगे। आपकी फसल में इनमें से कोई सा भी अगर फंगस हो तो वो आपको ओलिंडर दवाई से पूरी तरीके से वो फंगस खत्म हो जाएगा, वो फफूंद खत्म हो जाएगी और आपका पौधा हरा भरा, निरोगी और शानदार फुटान करता हुआ, फल देता हुआ नजर आएगा। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सावधानियों की। सावधानी रखना बेहद जरूरी है दोस्तों। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जी हाँ दोस्तों, बच्चों की पहुंच से ये दवाइयां सारी दूर रहनी चाहिए। लिक्विड अगर दवाई है तो इसको अच्छे ढंग से हिलाने के बाद में ही आपको इसका प्रयोग करना है, इसका घोल बनाना है या ml के हिसाब से इसका नाप लेना है। और साथ ही साथ में दोस्तों, दवाई छिड़काव करते समय हाथ के दस्ताने, मुंह पे मास्क हमेशा लगा होना चाहिए। भूखे पेट आपको कभी भी खेत में स्प्रे करने नहीं जाना है दोस्तों। हमेशा अच्छे से आहार लेकर, भोजन लेकर पर्याप्त मात्रा में ही आपको स्प्रे करने जाना है। ज्यादा गर्मी, ज्यादा धूप में स्प्रे नहीं करना है। हल्की सुबह ठंडे मौसम में जब ओस गिर रही हो या फिर जब जमीन में नमी अच्छी हो तब आपको स्प्रे करना है, तो आपका स्प्रे बहुत अच्छा नजर आएगा, बहुत अच्छे से काम भी करेगा। और दोस्तों, स्प्रे करते समय आपको बेहतर परिणामों के लिए हमेशा नैपसैक स्प्रे पंप और फ्लैट फैन नोजल का ही प्रयोग करना है। दोस्तों, जब भी आप बॉटल्स का पूरा प्रयोग कर लें तो जो खाली बॉटल, खाली पैकेट, खाली गत्था कुछ भी बचता है, इसको आबादी से दूर जमीन में गहरा गड्ढा खोद के और तोड़ मोड़ के बॉटल को और नष्ट करके वहीं जमीन में गाड़ दें। अन्य किसी उपयोग में आपको इसको नहीं लेना है। मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में, मछली पालन के क्षेत्र में आपको दवाइयों का प्रयोग बहुत सावधानी से करना है, सतर्कता से करना है। उसका स्प्रे का जरिए उन पे नुकसान नहीं होना चाहिए। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, कभी भी आपको हवा से विपरीत दिशा में स्प्रे नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, जिस दिशा में हवा बह रही है उसी दिशा में आपको स्प्रे करना है, ताकि दवाई की एकमात्र बूंद भी वेस्ट नहीं जाए और न ही आपके शरीर पर वापस आकर लगे और न ही आपके आसपास के खेतों में जाए। जहां पर आप दवाई कर रहे हैं वहीं पर ही दवाई जानी चाहिए, ताकि दवाई का पूरा यूज हो सके और दवाई पूरी से काम आ सके। तो ये दोस्तों, ये पूरी जानकारी थी ओलिंडर दवाई के बारे में। और आने वाले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे अडामा कंपनी की निम्रोड दवाई के बारे में। जी हाँ दोस्तों, निम्रोड दवाई एक ऐसी दवाई है जो हाल के समय में बहुत ज्यादा चर्चित है और अडामा की जानी मानी दवाई है। तो इसका वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि विस्तार से और व्यापक रूप से आपको ये जानकारी देंगे कि निम्रोड दवाई आपकी खेती को आसान कैसे बना सकती है। दोस्तों, अगर ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया हो, जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिए,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन का घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबाना है ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे और आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। दोस्तों नमस्कार।